हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी EMRS TGT PGT इंग्लिश के MCQs प्रैक्टिस की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आज जो हम शुरू करने वाले हैं उस राइटर का नेम है एमिली डिकिंसन। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर हैं और सिलेबस में मेंशन भी है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि सिलेबस में जितने भी राइटर्स दिए हैं उन्हें हम एक सीक्वेंस में कर रहे हैं। तो अब बारी है एमिली डिकिंसन की। इससे पहले के जितने भी राइटर सिलेबस में मेंशन थे उन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs की प्रैक्टिस मैं करा चुकी हूँ चैनल पर। सभी की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, एमिली डिकिंसन की पर ये फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। एमिली डिकिंसन्स मिडिल नेम इज, इनका मिडिल नेम क्या होता है एमिली डिकिंसन का? ऑप्शन है रोज, एलिस, एलिजाबेथ, टाइलर। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। एमिली का मिडिल नेम क्या था एमिली डिकिंसन का? रोज, एलिश, एलिजाबेथ, टाइलर। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो है एलिजाबेथ, ठीक है। इनका जो कंप्लीट नाम था वो इस तरीके से था, एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड इज, इन विच ईयर वाज शी बोर्न? इनका जन्म कौन से ईयर में होता है एमिली डिकिंसन का? ऑप्शंस आर 1830, 1833, 1876, 1889। What should be the right answer? सोचिए, आंसर कीजिए। 1830, 1833, 1876, 1889। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? कौन सी ईयर में जन्म होता है एमिली डिकिंसन का? तो यहां पर जो राइट आंसर वो है 1830, ठीक है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, एमिली डिकिंसन्स फादर्स नेम इज, इनके पिताजी का नाम क्या था? देखिए, स्टार्टिंग जो करते हैं हम किसी भी राइटर की वो बेसिक क्वेश्चन से करते हैं, फिर इनके जो मेन वर्क्स होते हैं उन मेन वर्क्स के जो डीप लेवल पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी ये पहला पार्ट है तो इसलिए इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनके फादर का नेम क्या होता है बताइए? ऑप्शन है एल्फ्रेड डिकिंसन, एडवर्ड डिकिंसन, एडी डिकिंसन या फिर नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। सोचिए, आंसर कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? यस, एल्फ्रेड डिकिंसन, एडवर्ड डिकिंसन, एडी डिकिंसन। यहां पर जो राइट आंसर होगा वो है एडवर्ड डिकिंसन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एडवर्ड डिकिंसन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ इज, एमिली डिकिंसन हैज रोट। एमिली डिकिंसन में को ये माना जाता है कि उन्होंने लगभग कितनी पोएम्स लिखी हैं अकॉर्डिंग टू काउंटिंग। बेसिकली इनकी सारी पोएम्स को काउंट भी नहीं किया जा सकता, लेकिन जो रिकॉग्निशन में है, जिनको एक पहचान मिल चुकी है, वो टोटल पोएम्स इनकी कितनी है? 392 पोएम्स, 1175 पोएम्स, 1209 पोएम्स या फिर 1210 पोएम्स? सॉरी, 2010 पोएम्स। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। हाउ मेनी पोएम्स हैज बीन रिटन बाय एमिली डिकिंसन? Yes, what should be the right answer? Correct answer is 1175 poems. Option number B is the correct answer. चलिए, moving to the next question. Fifth is, because I could not stop for death was published in. ये एक particular work का नेम है एमिली डिकिंसन के। Because I could not stop for death, ये publish कब होता है? 1884, 1886, 1888 या फिर 1890? What should be the right answer? सोचिए, आंसर कीजिए। इसका पब्लिकेशन ईयर पूछा जा रहा है, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ।
क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका राइट आंसर है 1890। ओके, ये पब्लिश होता है 1890 में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग हर यंग एज डिकिंसन वाज ट्रबल्ड बाय। अपनी यंग एज में ही जो एमिली डिकिंसन होती हैं वो किस चीज से सफर कर रही थी? ऑप्शन है द डेथ ऑफ हर क्लोज वंस, द हिस्ट्री ऑफ हर कंट्री, हर इनएबिलिटी टू रीड, या फिर नन ऑफ दीज। इसमें से क्या प्रॉब्लम थी उनके साथ उनकी यंग एज में? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, यहां पर जो राइट आंसर वो है द डेथ ऑफ हर क्लोज वंस। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, द डेथ ऑफ हर क्लोज वंस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। न्यूटन एमिलीज फैमिली फ्रेंड। न्यूटन कौन होता है? एमिली डिकिंसन के फैमिली फ्रेंड थे न्यूटन। इंट्रोड्यूस्ड हर टू द राइटिंग्स ऑफ। तो किसकी राइटिंग्स से इन्हें इंट्रोड्यूस कराते हैं न्यूटन? कौन से राइटर की वो राइटिंग्स थी जिनसे इन्हें इंट्रोड्यूस कराते हैं? एमिली डिकिंसन को वो इंट्रोड्यूस कराते हैं न्यूटन। ऑप्शंस आर बायरन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, या फिर जॉन मिल्टन। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट इज डैश इज कंसिडर्ड हर मोस्ट क्रिएटिव पीरियड। तो एमिली डिकिंसन का मोस्ट क्रिएटिव पीरियड कौन सा था? जैसे कि आप जानते हैं 1830 में इनका जन्म होता है, ठीक है? तो इनका मोस्ट क्रिएटिव वो दौर कौन सा रहा जब इनकी क्रिएटिविटी का लेवल सबसे हाई था और इन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोएम्स को लिखा उसी दौरान? ऑप्शंस हैं 1861 टू 1865, 1871 टू 1875, 1876 टू 1880, या फिर 1881 टू 1885। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा इनका मोस्ट क्रिएटिव पीरियड कौन सा होता है? 1861 टू 1865। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हु kept the achievement of Emily Dickinson alive in the early 20th century। वो पर्टिकुलर राइटर कौन है जो एमिली डिकिंसन के राइटिंग्स को 20th सेंचुरी में भी जीवित रख पाता है? ऑप्शन है मार्था डिकिंसन, बियांची, मेलिसेंट टॉड बिंघम, या फिर नन, या फिर बोथ। सोचिए, आंसर कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? मार्था डिकिंसन, बियांची, मेलिसेंट टॉड बिंघम, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। तो यहाँ पे ना ये दोनों ही राइटर हैं जिन्होंने 20th सेंचुरी में भी इनके वर्क्स को जीवित रखा है। जीवित रखने से मतलब है कि उन्होंने इनके वर्क की बहुत सराहना की और इनफैक्ट इन्हीं को फॉलो किया है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ। नेक्स्ट इज what was the name of Dickinson's sister-in-law with whom she had an affectionate relationship? तो क्या नाम था एमिली डिकिंसन की सिस्टर इन लॉ का? ऑप्शन है सुजैन लेन, सुजैन गिलबर्ट, सारा गिलबर्ट, या फिर सुजैन मोनरे। सोचिए, आंसर कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है?
इनका काफी अफेक्शनेट रिलेशनशिप था अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ, और उनका नेम होता है सुजैन गिलबर्ट। ठीक है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सुजैन गिलबर्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th is, what does Dickinson not know about her own grief in I measure every grief I meet? इनकी एक पोएम है जिसका नेम है आई मेजर एवरी ग्रीफ आई मीट। इसमें कहा गया है कि व्हाट डज डिकिंसन नॉट नो अबाउट हर ओन ग्रीफ, मतलब अपने खुद की ग्रीफ के बारे में एमिली डिकिंसन खुद क्या नहीं जानती हैं। ऑप्शन है वेदर इट वाज ऑलवेज सो बैड, व्हाट कॉज्ड इट, व्हेन इट स्टार्टेड, या फिर व्हाट वेदर शी हाइड्स इट वेल। तो वो क्या नहीं जानती है स्वयं अपनी ग्रीफ के बारे में। सोचिए, आंसर कीजिए। इस वर्क में ही ये पूछा गया है क्वेश्चन, इस वर्क से रिलेटेड है। आई मेजर एवरी ग्रीफ आई मीट। यस, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो यहां पे जो कॉज है ना, जिसको वो एमिली डिकिंसन नहीं जानती, वो है व्हेन इट स्टार्टेड, मतलब उनकी ग्रीफ कब शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत कब होती है, इस विषय में वो नहीं जानती। नेक्स्ट इज 12, व्हाट एनिमल डज डिकिंसन डिस्क्राइब एज डन या दून विद रिंकल्ड विंग्स? कौन से एनिमल को एमिली डिकिंसन ने डून विद रिंकल विंग्स के से डिस्क्राइब किया है, या फिर ऐसे कह सकते हो इसका कैरेक्टराइजेशन किया है कि वो एनिमल कैसा है, डून विद रिंकल विंग्स। What should be the right answer? ऑप्शंस आपके सामने हैं। द पेट्रोडेक्टिल, द डॉग, द क्रो, द बैट। तो देखो यहाँ पे विंग की बात करी गई है, इससे भी आप लॉजिक लगा सकते हो। विंग की बात करी गई है तो एनिमल भी वही होगा, एनिमल तो नहीं, बेसिकली उसे बर्ड की कैटेगरी में रखना चाहिए। तो एनिमल तो वही होगा जिसके विंग होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी कट गया। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो है द बैट। ठीक है, बैट के विषय में कही आए। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 इज, व्हाट इज द सेकंड लाइन ऑफ टू फिल अ गैप? ये भी एक पोएम है इनकी, टू फिल अ गैप। इसकी सेकंड लाइन क्या है, ये पूछा गया है यहाँ पे। ऑप्शन है इंसर्ट द थिंग दैट कॉज्ड इट, मेक इट यार्न द मोर, सोल्जर इट विद डाउट, या फिर ब्लॉक इट अप विद एयर। तो यहां पर क्या राइट आंसर होगा? यहां पर टू फिल अ गैप की सेकंड लाइन पूछी गई है, वो आपको बतानी है। यस, राइट आंसर इज इंसर्ट द थिंग दैट कॉज्ड इट। ओके, दिस इज द सेकंड लाइन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 14, what intoxicates the speaker in I Can Wait Grief? I Can Wait Grief में क्या ऐसी चीज है जो उन्हें इंटॉक्सिकेट करती है स्पीकर को? ऑप्शन है जॉय, द अप्रोच ऑफ डेथ, लिकर, ग्रीफ। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यहां पर जो राइट आंसर है वो होगा जॉय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जॉय। नेक्स्ट इज 15, which of the following is the last line of the first day's night had come? ये जो पोएम है इसकी लास्ट लाइन क्या है? द फर्स्ट डेज नाइट हैड कम। ऑप्शन है until another morn, could it be madness this, and something's odd within, my brain keeps
giggling still. बताइए इसकी लास्ट लाइन क्या है? द फर्स्ट डेज नाइट हैड कम. इसकी लास्ट लाइन होती है कुड इट बी मैडनेस दिस. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ध्यान रखना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 is which of these metaphors does Dickinson use for her life in Behind Me Dips Eternity? ये जो इनका वर्क है बिहाइंड मी डिप्स एटर्निटी, इसमें डिकिंसन ने कौन से मेटाफर को यूज किया है? विच ऑफ दीज मेटाफर्स डज डिकिंसन यूज फॉर हर लाइफ इन बिहाइंड मी डिप्स एटर्निटी? ऑप्शन है a crescent moon in a midnight sea, ruler of an endless dynasty, a solar eclipse या फिर a single book in a very large library. अपनी खुद की लाइफ को वो क्या किन मेटाफर्स से रिप्रेजेंट कर रही हैं अपने इस पर्टिकुलर वर्क में जिसका नाम है बिहाइंड मी डिप्स एटर्निटी? सोचिए, आंसर कीजिए. What should be the right answer? Yes, a crescent moon in a midnight sea. Okay, option number A is the correct answer. A crescent moon in a midnight sea. Next is 17. What is the reader assumed to be in I am nobody, who are you? तो इसमें रीडर क्या अज्यूम कर रहा है? What is the reader assumed to be? ऑप्शन है अ पब्लिक फिगर, somebody, पार्ट ऑफ द एडमायरिंग क्राउड या फिर nobody. तो रीडर क्या बनने के लिए अज्यूम कर रहा है जब वो कहता है आई एम नोबडी हु आर यू? तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो राइट आंसर होगा वो है नोबडी. ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, नोबडी. नेक्स्ट इज 18. Which of these is the last line of success is counted sweetest? देखिए ये पोएम भी, ये बेसिकली लाइन बहुत फेमस है, ध्यान रखनी है. सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट. तो ये जो पोएम है इसकी लास्ट लाइन यहां पर पूछी जा रही है. ऑप्शन है हु टुक द फ्लैग टुडे, बर्स्ट, एगोनाइज्ड एंड क्लियर, बाय दोज हु नियर सक्सीड, रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड. सोचिए, आंसर कीजिए. व्हाट वाज द लास्ट लाइन? सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट. यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? The last line is burst, agonized and clear. Option number B is the correct answer. Burst, agonized and clear. Next is 19. What ceremonial bond do the speaker and her companion perform in There Came a Day at Summer's Full? Options are tying on each other's crucifixes, wrapping a lock on each other's hair around their wrist, sharing a cup of wine या फिर drinking each other's blood. What should be the right answer? यस, ये जो पोएम है देयर केम अ डे एट समर्स फुल, इसमें जो स्पीकर है वो एमिली डिकिंसन है और उनकी कंपेनियन है. तो इनके बीच में किस तरीके का सेरेमोनियल बॉन्ड है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है. तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है टाइंग ऑन ईच अदर्स क्रूसीफिक्सेस. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज 20. What does Dickinson say? A press is like the certain slant of light.
ऑप्शंस आर हाइम्स, डेस्पेयर, डेथ या फिर कैरेज राइड. What should be the right answer? What does Dickinson say oppresses like the certain slant of light? Heinz, despair, death, carriage rides. यस, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो है हाइम्स. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हाइम्स. नेक्स्ट इज 21. Which of the following poems is most focused on the physicality of death? इनमें से वो कौन सी पोएम है जो जिसका मेन फोकस कहां पर है, मोस्ट फोकस है ऑन द फिजिकलिटी ऑफ डेथ. ऑप्शंस आर देयर इज अ certain slant on light of light, I heard a fly buzz when I died, the murmuring of bees has ceased because I could not stop for death. तो बताइए इनमें से कौन सी वो परफेक्ट पोएम है जिसका मेन फोकस, मोस्ट फोकस किस पर है, फिजिकलिटी ऑफ डेथ पर है. ये सारी पोएम एमिली डिकिंसन की ही है और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उसकी उस पर्टिकुलर पोएम की थीम क्या है, फिजिकलिटी ऑफ डेथ. सोचिए, आंसर कीजिए. यहां पर जो राइट आंसर होगा वो है आई हियर्ड अ फ्लाई बज व्हेन आई डाइड. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज 22. हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस द स्पीकर इन because I could not stop for death died. Options are a day, a year, centuries या a lifetime. सोचिए, आंसर कीजिए. कितने लंबे टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं यहां पर. तो यहां पर जो राइट आंसर है वो सेंचुरीज. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज 23rd. What creature distracts a dying speaker in a Dickinson's poem? Options are a sparrow, a fox, a bee, a fly. तो वो कौन सा क्रीचर है जो डिस्ट्रैक्ट करता है अ डाइंग स्पीकर इन अ डिकिंसन्स पोएम? यस, सोचिए, आंसर कीजिए. द करेक्ट आंसर इज अ फ्लाई. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, अ फ्लाई. नेक्स्ट इज which of the following does not describe Emily Dickinson and her poetry? इनमें से कौन सी चीज है जो एमिली डिकिंसन और उनकी पोइट्री को डिस्क्राइब नहीं करती है? ऑप्शन है प्रोलिफिक, फॉर्मली सबवर्सिव या फिर ट्रेडिशनल या फिर डिफिकल्ट. तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली एमिली डिकिंसन और उनकी पोइट्री का नहीं है? प्रोलिफिक, फॉर्मली, सबवर्सिव या फिर ट्रेडिशनल, डिफिकल्ट. क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रेडिशनल. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25th. हु हैज द पावर टू किल विदाउट द पावर टू डाई? किसके पास ये पावर है, द पावर टू किल विदाउट द पावर टू डाई? ऑप्शन है द लॉडेड गन, द एम्फेटिक थंब, द गन्स मास्टर, द माउंटेन. इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? सोचिए, आंसर कीजिए. द पावर टू किल विदाउट द पावर टू डाई.
यस, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है द लोडेड गन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, द लोडेड गन। नेक्स्ट इज इन what season does there is a certain slant of light take place? तो कौन से सीजन की बात हो रही है यहां पर? there is a certain slant of light take place. ऑप्शन है fall, winter, spring, summer. सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका राइट आंसर क्या होगा? विंटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, विंटर। नेक्स्ट इज 27. What sweet thing is mentioned in success is counted sweetest? तो इस पोएम में पर्टिकुलर पोएम जो लिखी है एमिली डिकिंसन ने, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, तो इसमें क्या चीज स्वीट है? किस चीज को मेंशन कहा गया है? कौन सी स्वीट थिंग है? ऑप्शन है पियर, हनी, स्ट्रॉबेरी या नेक्टर। यस, सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेक्टर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 28. What is dreary in I am nobody, who are you? ऑप्शन है to be alone, to be nobody, to be part of the admiring public या फिर to be somebody। What should be the right answer? इसका जो राइट आंसर होगा वो है टू बी समबडी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, टू बी समबडी। नेक्स्ट इज 29. What happens to the speaker in the first day's night had come? तो ये जो पोएम है इसमें स्पीकर को क्या होता है? The first day's night had come. ऑप्शन है after a tragedy she loses her ability to make beautiful music. Next is she discovers that one can begin again with each new day. Next is after a tragedy she finds solace in God. Next is after a tragedy she descends into madness. तो यहां पर राइट आंसर क्या हो सकता है? यस, सोचिए, आंसर कीजिए। The right answer is after a tragedy she descends into madness. Option number D is the right answer. Next is, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, What is the second line of Behind Me Deeps Eternity? इसकी सेकेंड लाइन क्या है? Behind Me Deeps Eternity जो पोएम है इसकी सेकेंड लाइन पूछी गई है। ऑप्शन है and it terrifies me. Next is before me only death. Next is dissolving into dawn away. Next is before me immortality. तो क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, सोचिए, आंसर कीजिए। सेकेंड लाइन बिहाइंड मी डीप्स एटर्निटी, इसकी जो सेकेंड लाइन है वो क्या है? Yes, second line is before me immortality. Option number D is the right answer. Okay then, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और इस कंटिन्यूएशन में मैं आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।